दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है गॉस जॉर्डन मेथड और एक होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब गॉस जॉर्डन मेथड जो होता है वो होता है हमारे पास रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म, और जो हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है ये इसे कहते हैं हम इक्लॉन फॉर्म। ओके, अब इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? जो हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है ना, वहाँ पे हमारे पास कैसे होता है, इसके मैट्रिक्स होती है एग्जाम्पल में 1 0 0 1 0 1 और यहाँ पे स्टेरिक। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास डायगनल होता है, डायगनल 1 1 1 है, 1 के नीचे 0 0, 1 के नीचे 0, अब ये एक डायगनल था, ठीक है। और डायगनल के नीचे 0 होना चाहिए, डायगनल के ऊपर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर। स्टेरिक जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है नॉन ज़ीरो ट्रम, कोई भी नॉन ज़ीरो ट्रम को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम गॉस जॉर्डन मेथड देखें तो वो बिल्कुल ही अपोजिट है। इसमें क्या होता है, हमारे पास इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ओके, इसमें इसके डायगनल्स के ऊपर भी 0 होता है और नीचे भी 0 होता है, डायगनल के ऊपर भी 0 होता है और नीचे भी 0 होता है। जबकि गॉस एलिमिनेशन मेथड में जिसे हम इक्लॉन फॉर्म कहते हैं, इसमें डायगनल के नीचे 0 होता है और ऊपर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होता है, कांस्टेंट, ठीक है। नॉन ज़ीरो नंबर मीन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे इसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन, एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन जो है वो कॉलम्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और रोज के लिए भी यूज़ होता है। हम लोग रोज पे अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई एन इक्वेशन थ्रू अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, यानी आप किसी भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। इंटरचेंज एनी टू इक्वेशन, दो इक्वेशन को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। एड अ कांस्टेंट टाइम्स वन इक्वेशन टू अनदर, देयर आर कॉल्ड एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में आप सम भी करवा सकते हैं। सिर्फ एडिशन हो सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आप इस तरीके से, जैसे कि कहते हैं ना कि अगर मैं किसी जैसे अगर मुझे किसी इक्वेशन को ऐड करना है तो पहले मैं उसे -3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फिर दूसरी इक्वेशन में ऐड कर देती हूँ। जैसे R1 प्लस ही कर रही हूँ लेकिन किससे, -3R2 से। मैं कर रही एडिशन ही ऑपरेशन हूँ, लेकिन मैंने जिस ऑपरेशन से, जिस रो से कर रही हूँ उसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ -3 से, ठीक है। -3 से, या अगर मुझे सिर्फ माइनस आए तो -1 से। ये 3 रूल्स हैं जो हम एट अ टाइम मतलब उसे क्वेश्चंस में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रूल्स नहीं अप्लाई कर सकते। मल्टीप्लाई करा सकते हैं, किसी भी दो इक्वेशन को इंटरचेंज करा सकते हैं और फिर ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके किसी रो से, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो है, स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो इजी रहेगा। फर्स्ट स्टेप लिखती हूँ मैं, स्टेप 1। स्टेप 1, अब स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 जो होता है हमारे पास वो होता है कि ये टर्म 1 होनी चाहिए। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 है, ठीक है। स्टेप 1 हमारा ऑलरेडी हुआ हुआ है, हमें इसमें कोई काम नहीं करना। मैं वापसी ये सारी चीज़ें लिखती हूँ ताकि हम स्टेप बाय स्टेप समझें, ठीक है। 1 1 है। अच्छा, ये RI3 का मतलब कुछ भी नहीं है, 3/3 का मैट्रिक्स है बेसिकली, ठीक है, इसलिए RI3 लिखते हैं। अब स्टेप 2 की हेडिंग डालती हूँ कि स्टेप 2 मेरे पास क्या है। स्टेप 2 को हमें समझना होगा। स्टेप 2 क्या है कि 1 के नीचे क्या आना चाहिए, 0 0। ऐसा ही है ना, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 0 0। अब सेकंड मेथड क्या है, इसको मुझे 0 करना है। अब इसको मुझे 0 करने में ऐसा क्या करूँगी कि यहाँ पे मेरे पास 0 हो जाए। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, जिस रो में काम करेंगे उस रो को ऐसे ही रखेंगे, उसे नहीं हिलाएंगे जिस रो में काम करेंगे। अच्छा, जिस रो में काम करते हैं उस रो को नहीं छेड़ते हैं। क्या मतलब है इसका, कि मेरे पास ये R2 में मैं काम कर रही हूँ, R2 में मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, इस रो को नहीं करेंगे कुछ भी, इसके साथ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब वो कैसे होगा, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि R2, ठीक है, प्लस क्या करूँ मैं R1 के साथ और इसके साथ कि ये यहाँ पे 0 आ जाए। तो मैंने क्या किया, R2 प्लस मैं क्या करूँगी, -3R1, ठीक है। तो क्या यहाँ पे 0 हो जाएगा, कैसे, R2 क्या है मेरे पास, R2 क्या है मेरे पास 3, प्लस हमें R1 को मल्टीप्लाई करना है तो -3, ओके, इंटू R1 क्या है 1। तो क्या हो जाएगा, ये -3 + 3 0। तो ये अप्लाई किस पे होगा, सिर्फ R2 पे। जिस पे अप्लाई करते हैं वो हमेशा पहले लिखते हैं और जिसकी हेल्प से उस इक्वेशन को करना है उसे बाद में, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या मैंने किया, अब मैं यहाँ पे पहले क्या लिख देती हूँ, 1 2 1 0 1 2। ये वाली मैंने इक्वेशन, ये वाली रो क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इसी पे मुझे काम करना है, क्योंकि यहाँ पे ही मुझे ज़ीरो करना है। ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो, R2 1 प्लस -3 R1 -3 R1 मेरे पास क्या है 2 2 3 2 ज़ा 6 -6 + 1 -5 -5 हो गया। R2 अगेन 2 प्लस -3 R1 1 है 1 -3 + 2 -1 -1। ठीक है, स्टेप 2 भी हो गया। अब स्टेप 3 क्या है, 1 के एक तो हमने ज़ीरो कर लिया, अब अगेन ज़ीरो करना है। स्टेप 3 ऑलरेडी डन है, यानी ऑलरेडी हमारे पास नीचे ज़ीरो हुआ हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे फिर भी स्टेप 3 लिख के शो कर देते हैं कि स्टेप 3 मैंने किया हुआ है, स्टेप नहीं हमें हटाया। ठीक है, अब मैं किस पे जा रही हूँ, स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या है हमारे पास, ये इस डायगनल को -5 को 1 करना है। अब जब डायगनल, अच्छा जब भी हम डायगनल को 1 करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट में तो ज़ीरो आ रहा है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट हम ज़ीरो ज़ीरो करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन डायगनल को 1 करने के लिए मल्टीप्लाई। अब मैं इस रो को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ जो मेरे पास यहाँ 1 आ जाए। अगर मैं इस रो को -1/5 से मल्टीप्लाई करूँ, R2 को कर रही हूँ मैं -1/5 से, साइड में करके चेक करते हैं हम कि ये सही है या नहीं है। तो -5 मल्टीप्लाई -1/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 बच गया। ठीक है, तो ये सही है। अब अप्लाई करते हैं, R2 पे कर रहे हैं तो 1 2 1, R1 ऐसे ही 0 1 2, R3 ऐसे ही R2 पे कर रहे हैं 0 इंटू -1/5, 0 ही रहेगा। अच्छा ये मैंने कर लिया था -5 इंटू -1/5, 1 आ जाएगा। -1 इंटू -1/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/5 आ जाएगा। ओके, स्टेप 4 भी डन। अब स्टेप 5 क्या होना चाहिए, इसके नीचे ज़ीरो है, इट मीन्स कि यहाँ ज़ीरो करना है। यहाँ ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे, क्या मैं इसको, अच्छा जो 1 होगा ना उसी से करेंगे। यहाँ पे हमने 1 था इससे किया था, और फिर ये वाला भी इससे कर रहे हैं। अब यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो हम इस 1 को कैसे ज़ीरो करेंगे, इस 1 को इसकी हेल्प से ज़ीरो करेंगे, 1 की हेल्प से। अब 1 की हेल्प से ज़ीरो करने के लिए मैं सिंपल ही देख रही हूँ, R3 - R2 करूँगी तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। तो मैं R3 - R2 करती हूँ, सिंपल स्टेप। स्टेप 5, ओके, स्टेप 5, R3 - R2। अच्छा R3 अगर R2 करेंगे तो क्या होगा, सिंपल है। R3 - R2 करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, रो 1 और रो 2 को ऐसे ही लिख दे रही हूँ। रो 1 है मेरे पास 1 2 1 0 1 1/5। R3 - R2 था तो मैं पीछे जाके वापस देख रही हूँ, R3 मेरे पास क्या था 0, और R2 भी 0, 0 - 0 0। ठीक है, 1 - 1 0, और फिर है मेरे पास 2 - 1/5, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/5, 4/5। अब बच गया स्टेप 6। स्टेप 6 अगर मैं देखूँ तो स्टेप 6 में क्या होना चाहिए, स्टेप 6 में क्या होना चाहिए, जो 4/5 है, जो 4/5 है इससे 1 बनाना है। मैंने कहा था मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें 1 चाहिए होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करूँगी यहाँ 5/4 इंटू R3। ओके, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो ऐसे ही लिख दिया। अब मैंने क्या किया, ज़ीरो को डिवाइड करूँगी तो ज़ीरो, ज़ीरो को करूँगी तो ज़ीरो, 4/5 इंटू 5/4, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन गई, इक्लोन फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन गई मेरे पास, इक्लोन फॉर्म। लेकिन अब मुझे कौन सी फॉर्म चाहिए, रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म, यानी ऊपर भी 0 0 आ जाए तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, अब स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या होगा कि मुझे यहाँ ज़ीरो करना है, तो मैंने यूज़ किया स्टेप 7। स्टेप 7 है, स्टेप 7 में क्या करना है, यहाँ ज़ीरो करना है 1 की हेल्प से। तो R2 जिसको करना है वो ऐसे ही रहेगी, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, R1 को, R1 - 2R2 क्या हो जाएगा मेरे पास, R1 - 2R2। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट
सेकेंड रो ऐसा ही रहेगी, थर्ड भी ऐसा ही रहेगी, फर्स्ट चेंज हो जाएगी। R1 क्या है 1 माइनस 2 0, 1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। R1 क्या है 2 माइनस 2 इंटू 1 0, ठीक है। R1 क्या है 1 माइनस 2 इंटू 1/5, क्या हो जाएगा यहाँ मेरे पास 3/5, 3/5, ओके। अच्छा ये 0। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन दोनों को ज़ीरो करना है। पहले किसे करूँ, डायरेक्ट ऊपर वाले को नहीं, इसकी हेल्प से इसे, फिर इसकी हेल्प से इसे। तो पहले इसकी हेल्प से इसे करना है, तो पहले सोचना होगा कि हमें ऐसा क्या करना है जो इसकी हेल्प से ये हो जाए, ठीक है। तो R3 माइनस 1/5 R2, ठीक है। क्या करना है, R3 माइनस 1/5 R2, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। पहले हम करके देखेंगे किस चीज़ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, स्टेप 8 देखते हैं, ठीक है। अब हमें स्टेप 8 करना था रो नंबर 2 पे, तो 1 और 3 ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद R2 क्या है 0 माइनस 1/5 0, 1 माइनस 1/5 0, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, पहले में तो 0 आ गया, ठीक है, दूसरे में 1 आ गया। अब तीसरा क्या है मेरे पास, R2 है 1/5 माइनस 1/5, R3 क्या है मेरे पास 1 1/5 कट के 0 0। अब इस 1 की हेल्प से ही मैं इसे भी करूँगी, ठीक है, इसे भी करूँगी। तो अब कौन सा स्टेप आ जाएगा, स्टेप नंबर 9, स्टेप 9, ठीक है। स्टेप 9 हमारे पास क्या है, अब स्टेप 9 अगर देखें तो क्या होना चाहिए, हमें अप्लाई किस पे करना है, R1 पे। R1 ऐसा ही रहेगा माइनस 3/5 R2, ठीक है। R1 ऐसा ही रहेगा माइनस 3/5 R2। R1 पे अप्लाई कर रहे हैं तो R2 और R3 सेम हो जाएगा, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं, R1 क्या है मेरे पास 1 माइनस 3/5 R2 क्या है 0, यानी 1 ही रहेगा ये, ठीक है। 1 नहीं चेंज होना चाहिए यहाँ का, यहाँ कोई 1 नहीं चेंज हो गया था, ऐसी टर्म सपोज करें जो 1 नहीं चेंज हो। अब R1 हमारे पास क्या है 0 माइनस 3/5 इंटू 0, 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद R1 क्या है 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1, कैंसिल 0 0 बच गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1, ये रहा डायगोनल, इसके नीचे भी 0, इसके नीचे। अच्छा ये डायगोनल चेंज भी हो सकता है, अगर कभी हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे आए 1 0 0, ठीक है, 0 0 1 और 0 1 0, तो ये रहा एक डायगोनल, ये रहा एक डायगोनल, ये रहा एक डायगोनल, डायगोनल चेंज भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें निकालना है x y और z की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इसलिए x y z की वैल्यू नहीं आएगी। अगर यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट होता तो हम सबसे पहले एक लॉन फॉर्म के वक्त कांस्टेंट निकालते x y z की वैल्यू, और यहाँ x y z की वैल्यू दोनों साइड सेम आती है, तो क्वेश्चन वेरीफाई भी हो सकता है कि हाँ सही आंसर है इसका।